आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में फिर से हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स के आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला कमेंट है, आई एम अ नीट एस्पिरेंट, आई एम इन क्लास 12 नाउ, बट अप टू क्लास 10th आई एम टॉपर इन मैथ्स, बट आई डोंट नो why I took bio. Now I think I did wrong. So now I am both JEE and NEET aspirant. I think doctors are good, but MBBS is too tough, I think. देखिए, इनके कमेंट को पढ़ के लग रहा है कि ये काफ़ी कंफ्यूज थे और पता नहीं इन्होंने क्यों बायो ले ली। तो ज़रूर कोई रीज़न तो रहा होगा, या तो इनकी फैमिली ने इन्हें फोर्स किया होगा, या पता नहीं क्या सोच के इन्होंने लिया, वो तो यही जानते हैं। बट अब ये श्योर हैं कि ये इनका जो बायो की तरफ जो रुझान है, जो एमबीबीएस की तरफ जो रुझान है, वो काफ़ी कम है और इनका रुझान जो है वो जेईई या मतलब कि आईआईटी की तरफ ज़्यादा है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जिस चीज़ में आपका मन लगे वही चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका जेईई में मन ज़्यादा लग रहा है तो आप ऑब्वियसली उसी के लिए तैयारी कीजिए और उस पर फोकस भी कीजिए। देखिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। आप एमबीबीएस करें वो अलग बात है, और आप अगर आईआईटी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एज अ करियर जितना एमबीबीएस है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब लोग डॉक्टर ही बन जाए। अगर सब लोग भाई डॉक्टर बन जाएंगे तो इंजीनियर कौन रहेगा, मशीन्स बनाएगा कौन? काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं वो लोग बनाते कौन है? इंजीनियर्स ही। तो इसीलिए ज़रूरत सभी की है, और एक अच्छा डॉक्टर होना भी बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा इंजीनियर होना भी अच्छा बात है। आप कुछ भी कीजिए बट वही कीजिए जिसमें आपका मन लगता है, क्योंकि उस काम में आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सर, डू यू थिंक इज एम्पुटेशन इज़ नेसेसरी इन टीबिया फ्रैक्चर? तो इनका कुछ क्वेश्चन है कि अगर किसी को टीबिया का फ्रैक्चर हो गया, टीबिया मतलब जो लेग में दो बोन होती हैं, एक टीबिया होती है, एक फिबुला होती है, तो टीबिया का अगर फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें एम्पुटेशन करना है कि नहीं? एम्पुटेशन का मतलब होता है पैर को काट देना। तो देखिए, ये एक वेग सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले अपनी डिटेल बताइए। एम्पुटेशन किसी के पैर को काटना, उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं। अगर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पैर को बचा लिया जाए। अगर हम बचा नहीं सकते, कुछ क्रश इंजरी है या कुछ बहुत ही ऐसी चीज़ है, गैंग्रीन है, तभी पैर को काटना होता है, अदरवाइज पैर को काटना नहीं पड़ता है। तो आप अपनी डिटेल शेयर कीजिए, तब मैं आपको बता पाऊंगा। सर, प्लीज़ मेक अ वीडियो इन माई सिचुएशन दैट यूपी डोमिसाइल मिडिल क्लास फैमिली विच कॉलेज ऑप्ट एम्स गोरखपुर और केजीएमसी और जीएसवीएम। तो देखिए, कॉलेज उठाने का इससे कोई मतलब नहीं है कि आप जो है आपकी डोमिसाइल कहाँ की है और आप मिडिल क्लास फैमिली के हैं, रिच फैमिली के हैं। आपने जितने भी कॉलेज के नाम के लिए वो सारे के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो इनमें ज़्यादा खर्चा तो आपका होना नहीं है। ओके, तो अभी मैं बोलूँ तो केजी, मैं अगर मुझे कोई चूज़ करने बोलेगा इसमें, तो मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ को चूज़ करूँ, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत ही ब्रांडेड कॉलेज है। ऑब्वियसली एम्स गोरखपुर भी काफ़ी अच्छा है, मैं मना नहीं करूँगा, बट मैं पर्सनली केजीएमसी को चूज़ करूँगा। सर, कैन यू टेल अबाउट इनकम आफ्टर एमबीबीएस इन रांची झारखंड? देखिए, रांची झारखंड का मुझे किसी से पता करना पड़ेगा, पर क्योंकि मुझे बिहार का पूरा आइडिया है तो उनका भी जो इनकम है बिहार जैसी ही होगी। तो जैसे बिहार में जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है उसको जो सैलरी होती है एमओ बनने के बाद, वो कम से कम 70-80-75 हज़ार इस तरीके से मिल जाती है। और वहाँ का फ़ायदा क्या है इन स्टेट्स का, कि इसमें आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जनरली अलाउ है, तो अच्छा खासा पैसा वहाँ पे डॉक्टर्स कमा लेते हैं। और बाकी मैं ट्राई करूँगा अगर कहीं से पता लगा सकूँ तो। आई एम इन डीफू एंड द फ़ी इज़ 20,000। तो ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे व्यूअर ने कमेंट किया है कि मेरी कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया कि भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ़ी कितनी होती है। अक्सर बच्चों के अंदर ये मिथ है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी में मैंने एक आसाम का वीडियो तैयार किया था जिसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, ये डीफू में पढ़ते हैं। डीफू एक जगह है आसाम में, वहाँ गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, और ये बता रहे हैं कि वहाँ सालाना फ़ीस जो है 20,000 रुपये है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में फ़ी अक्सर बहुत ही कम होती है। सर, हाउ टू बिकम एन ऑन्कोलॉजिस्ट? तो देखिए, ऑन्कोलॉजिस्ट इसको एक बार डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मेन रिक्वायरमेंट होती है एमबीबीएस करनी पड़ती है। एमबीबीएस करने के बाद पहले आप नीट यूजी का एग्ज़ाम दीजिए, फिर एमबीबीएस क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद आप नीट का पीजी का एग्ज़ाम दीजिए। नीट का पीजी का एग्ज़ाम करके आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एमडी मेडिसिन उठाइए, या फिर एमएस जनरल सर्जरी उठाइए। अगर आप एमडी मेडिसिन उठाते हैं, फिर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा नीट एसएस का एग्ज़ाम देके, और वहाँ से आपको ब्रांच मिलेगी मेडिकल ऑन्कोलॉजी। ओके, तो आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट बनेंगे जो दवाइयों से कैंसर का इलाज करेगा। दूसरी तरफ अगर आप एमएस करके ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ऑन्कोलॉजी सर्जरी उठानी होगी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी में सर्जरी में डीएनबी एसएस होता है और एमसीएच होता है, तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट बनेंगे सर्जन। तो आप
ऑन्कोलॉजी सर्जन भी बन सकते हैं और ऑन्कोलॉजी मेडिसिनल प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं, पर सबके लिए आपको नीट सुपर स्पेशलाइजेशन करना ही होगा। सर इन सब में सबसे टफ कौन सा सुपर स्पेशलाइजेशन होता है? तो ये कमेंट था जो मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन का जो एक वीडियो बनाया था, ओके, सॉरी एक वीडियो बनाया था जो सर्जरी को लेके था, जिसके बाद मैंने बताया था कि सुपर स्पेशलाइजेशन किन किन ब्रांचेज में होता है। तो देखिए टफ़ की कोई बात नहीं होती, हर सुपर स्पेशलाइजेशन का अपना अलग महत्व है और देखा जाए तो टफ़ तो हर चीज़ होती है। बट हाँ, कौन सा ऐसा सुपर स्पेशलाइजेशन है जो जिसको लोग उठाना ऊपर की रैंक्स पे उठाना पसंद करते हैं? तो उसमें है एक तो गैस्ट्रो सर्जरी, ओके, गैस्ट्रो सर्जरी जो जीआई सर्जरी होती है उसको उठाते हैं। फिर एक जो डीएम गैस्ट्रो होता है उसको भी बहुत उठाते हैं लोग। उसके बाद जो एमसीएच होता है यूरो सर्जरी में, एमसीएच इन यूरो सर्जरी, ये भी बहुत उठाया जाता है। तो ये वो 2-3 हैं उसके जिनको काफ़ी पसंद किया जाता है। बाकी हैं सारी की सारी ब्रांचेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिए मरीज़ जो होते हैं वो हर बीमारी के आते हैं, तो हर बीमारी के डॉक्टर का होना ही आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे गैस्ट्रो बन जाएंगे, यूरो बन जाएंगे। हमें कार्डियो सर्जन भी चाहिए, हमें कार्डियोथोरेसिक सर्जन भी चाहिए, हमें न्यूरो सर्जन भी चाहिए। तो सारी ही सारी ब्रांचेस टफ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट भी होती हैं। सर हम ना हैं अच्छा सर हम ना ही 11 में पढ़े हैं और ना ही 12 में, लेकिन 12 के बोर्ड एग्जाम फाइनल हो गया है। तो इनका बोलना है कि इन्होंने 11-12 में कोई खास पढ़ाई नहीं की है और अब शायद नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो कैसे करें? तो देखिए अब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने 11th में क्या किया और 12th में क्या किया। अब आप एक नए सिरे से शुरू कीजिए। हो सकता है आपको एक आध साल फालतू लगे, बट आप अगर पूरी मेहनत के साथ अगर आप चाहेंगे तो तैयारी करेंगे, आप पक्का कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, अच्छे टीचर्स को पकड़िए, चाहे कैसे भी। हो सकता है आपको इंडिविजुअल टीचर्स को पकड़ना पड़े, कुछ सीनियर से हेल्प लीजिए, पर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। केवल रट्टाफिकेशन से यहाँ काम चलने वाला नहीं है। सर एमसीएच के साथ एसआरशिप भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एमसीएच करने के साथ आप लीगली एसआरशिप नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो एमसीएच करने में इंसान खुद ही इतना बिजी रहता है कि उसको टाइम मिलेगा ही नहीं एसआरशिप करने के लिए। सर बाय द टाइम आई विल एंटर एमबीबीएस आई विल बी 24+, इज़ दिस टू लेट टू एंटर एमबीबीएस? यार ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एमबीबीएस अगर मिल जा रही है 24 की एज पे भी, और अगर आपका मन है जाने का, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। मैं इतने कितने सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस एज पे एमबीबीएस ज्वाइन किया और जो अच्छे डॉक्टर हैं आज की तारीख में। तो एमबीबीएस का इस एज से कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तो आपके काफ़ी सारे बैचमेट 18 साल के होंगे, 19 साल के होंगे, आप उनसे 4-5 साल बड़े होंगे, बट इट डजंट मैटर। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ, ये कोई मैटर नहीं करता। आप एमबीबीएस उठाइए अगर आपको मिलती है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे डॉक्टर बनिए। सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन 2-year नीट यूजी स्टडी प्लान। इनका बोलना है कि 11th और 12th में नीट की तैयारी कैसे करें इसके ऊपर तो एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वो आपको याद होनी चाहिए। उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद बहुत सारी बुक्स आती हैं, बायोलॉजी ऑन फिंगर टिप्स, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, उन सबको पढ़ के एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। या फिर जो इंडिविजुअल कोचिंग्स हैं, एलन है, आकाश है, जो भी आपकी अच्छी कोचिंग है उसके नोट्स लीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एमसीक्यूज़ को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो है कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं ना, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए कोई बड़ी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने शहर का कोई भी अच्छा टीचर चूज़ कर सकते हैं, वो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर देगा। या कोई वो कोई आपका सीनियर भी हो सकता है, आपका भाई, आपकी बहन भी हो सकती है, जो आपको न्यूमेरिकल समझा दे। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कोचिंग का मटेरियल आप कहीं का भी ले लो, कोई भी किताब ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उस चीज़ से। इज़ एमबीबीएस इज़ एमबीबीएस टफ? ऑनेस्ट ओपिनियन। तो इनका बोलना है कि क्या एमबीबीएस टफ है, एक ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए। देखिए जहाँ तक एमबीबीएस टफ की बात है, तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ें, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का और कोई कॉलेज हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, वो टफ तो हमेशा होता ही है। ओके, अगर आप अच्छे से उसको करना चाहेंगे। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो एमबीबीएस में आते हैं और कोई खास पढ़ाई नहीं करते, बस एग्ज़ाम से 20-30 दिन पहले पढ़ के पास हो जाते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो पूरे 5.5 साल एकदम रगड़ के पढ़ाई करते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आपको उसको टफ बनाना है या नहीं करना है। ओके, तो अब टफ अपने आप में हर ब्रांच होती है, हर स्ट्रीम होती है, और एमबीबीएस टफ है। ऑब्वियसली वो टफ तो है ही, आसान तो है नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस एक बहुत वास्ट कोर्स है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमबीबीएस में आने से डरने लगेंगे। ये कभी मत सोचना कि एमबीबीएस टफ है इसलिए आप उससे डरेंगे। जैसे मैं अपना बताऊँ, अगर आप आज मुझसे पूछो सर बीकॉम आसान है या फिर सीए आसान है, मैं बोलूँगा भाई बहुत टफ है, क्योंकि वो मुझे बहुत टफ लगती है।
ठीक है, मुझे एमबीबीएस बायोलॉजी बहुत आसान लगती है क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा ना वो आपको ऑटोमेटिकली आसान लगना शुरू हो जाएगी, जिसमें नहीं होगा वो आपको टफ लगना शुरू हो जाएगी। तो टफ का इस तरीके से एक ओपिनियन देना कि एमबीबीएस टफ है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। टफ हमेशा डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपको एमबीबीएस पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, तो बिल्कुल आपके लिए वो टफ नहीं रहेगी। तो इन सब चक्करों में मत आएं। अगर आपका मन करता है एमबीबीएस का करने का तो करें, अगर आपका एमबीबीएस का मन नहीं करता तो बिल्कुल पैसे को देख के इसमें कभी ना आए। अगर आप चाहते हो कि आपको आईआईटी करना है, सीए करना है, अकाउंट में कुछ करना है, तो बेटर है उसमें कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।